इनवाइट करना चाहूंगी हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जी को इस सत्र के संचालन के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के साथ बहुत करीबी तौर पर कार्य भी पीएमओ में करते रहे हैं और उधमपुर से इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से, और क्योंकि मैं भी उधमपुर में गई थी और मंत्री जी से बात भी मैंने किया था, जनसभा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी और आगे का क्या आपका प्लान है, क्या अनुभव है, इस पर भी बात होगी। अदिति, मंच आपके हवाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर उनके लिए कितना अजीज है वो इस बात से पता लगाया जा सकता है सर कि उनके पीएमओ के सबऑर्डिनेट जम्मू कश्मीर के सांसद हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी बल्कि नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी भी उनके पास है और स्वभाव से बहुत सौम्य है लेकिन टफ लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भारत 24 पे। सर, क्योंकि मैंने टफ लीडरशिप की बात की, मैं 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया। 6 बजे से वो निकले हुए थे, उनके स्टाफ से पता लगा 8 बजे 9 बजे के आसपास हमारा इंटरव्यू हुआ। वो तब भी एनर्जेटिक थे और इंटरव्यू की एक एक बात उन्होंने बारीकी से पकड़ी, उसका जवाब दिया। तो आप क्योंकि बहुत क्लोज सर्कल में उनके साथ काम करते हैं तो ये एनर्जी का राज उनका भी और आपका भी दोनों का समझना चाहेंगे। नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी का तो अद्भुत है जी। और समझ से बाहर है और तो बल्कि आजकल भी औसतन उनकी 4-4 सभाएं होती हैं और फिर शाम को रोड शो। यानी अभी भी मैं कलकत्ता में था बंगाल के प्रभारी के तौर पर, तो सुबह हमारे ही चूंकि मेरे दायित्व में 5वां फेज था जिसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 7 की 7 उन्होंने एक ही दिन में कवर की। 4 सभाएं हुई उनकी, एक हावड़ा में, एक हुगली में, एक आरामबाग में और एक श्री रामपुर में। और वो 4 सभाएं मुकम्मल करके 5:30 बजे, पहले सुबह से दिल्ली से वहां पहुंचे, 4 सभाएं मुकम्मल करके शाम को 5:30 बजे वहां से निकले और पटना में जाकर के उन्होंने शाम को 7 बजे रोड शो किया और फिर दिल्ली लौटे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार और उसके बाद भी उन्होंने घर आके कुछ निश्चय उसके बाद भी बैठक लेते हैं और ब्रीफिंग भी चल रही है, उनकी सरकारी काम भी चल रहा है। तो इस प्रकार की दिनचर्या मेरे ख्याल से ये किसी देवी शक्ति है उनके अंदर। अब सर, जम्मू कश्मीर हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है समझने के लिए भी। 370 के बाद ये पहला चुनाव है, आप आज की तारीख में वहां की फिजा को कैसे देखते हैं? नहीं, 2 तरह से है। जहां तक अगर चुनाव की दृष्टि से देखें तो अभी जो पिछला परसों ही जो पोलिंग हुई है लगभग 59-60%, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं समझता हूं कि और जो वंशवाद की एक संस्कृति वहां पर पनप रही थी, शायद उससे हट करके ये है, क्योंकि आतंक के लगभग 30 दशक तक तो ऐसा दृश्य था कि 10% कभी पोलिंग हुआ करती थी, मतदान हुआ करता था, कभी 10% से भी कम, 7%, 8%, और उसी में विधायक भी चुन लिए जाते, सांसद भी चुन लिए जाते, सरकारें भी बन जाती। और वहां की जो स्थानीय राजनीतिक दल थे शायद वो भी नहीं चाहते थे कि आतंक का ये दौर समाप्त हो, क्योंकि आतंक की आड़ में वो भी 8-10% मतदान करवा करके अपने ही सदस्यों को चुनवा लिया करते थे। यानी वो खुल करके जिस प्रकार से लोकतांत्रिक भाव रहता है उस प्रकार की फिजा नहीं थी। और बल्कि मैंने तो एक बार संसद में ये कहा भी था कि शायद कहीं ऐसा कोई नियम या कानून लाया जाना चाहिए कि न्यूनतम मतदान कितना रहे, थ्रेशोल्ड, किसी भी सांसद को सांसद की मान्यता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आमतौर से किसी लोकसभा क्षेत्र का कुल मत संख्या जहां पर 17, 18, 19 लाख रहती है, तो यदि केवल 10% मतदान होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं रहता उस सदस्य का। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो परसों का जो प्रतिशत आपको मतदान का देखने को मिला है। और दूसरा कि निश्चय ही वहां स्थितियां सामान्य भी हुई हैं और कुल मिलाकर के जो आतंक का साया था, आतंक का खौफ था, वो भी जाता रहा। और उसका लगता है कि मुझे अगर एक वाक्य में बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 1 वर्ष में भी 2 करोड़ से अधिक वहां पर्यटक पहुंचे हैं। और इस समय भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो कश्मीर घाटी भरी पड़ी है देश और विदेश से आए हुए पर्यटकों से। अब जहां 2 करोड़ जब पर्यटक आते हैं तो वो किसी मीडिया के कहने पर नहीं आते, सरकार के आश्वासन पर नहीं आते,
मैं और आप उनको चाहे कितना भी खुद आश्वस्त महसूस करें, करते हैं। जो व्यक्ति अपना परिवार लेकर के, अपने बाल बच्चे लेकर के वहां पर सैर और तफरी के लिए आएगा या छुट्टियां बिताने आएगा, वो निश्चय अपने सूत्रों से ये पता लगाएगा कि मेरे लिए कितना सुरक्षित है अपने परिवार से ही जाना, और तभी वहां पहुंचेगा। और नौबत ये आ गई कि तमाम के तमाम होटल भी बुक हुए और होम स्टे भी की भी गुंजाइश नहीं रही, और वही दृश्य इस बार भी अभी भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मोदी जी के आने के बाद प्रमाणित ढंग से और ईमानदारी से सुरक्षा स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया, क्योंकि गत सरकारों में शायद उस प्रकार की नीयत नहीं थी कि जिस प्रकार की कार्रवाई अभी हुई है। और आप देखते हैं कि कोई भी आतंकी अगर कहीं खबरों में आता तो 1-2 दिन के बाद उसकी ये भी खबर आ जाती है कि वो लिक्विडेट हो गया। तो उस प्रकार लोगों का मनोबल बढ़ा है, जो एक खौफ का साया था, जो पर्दा था, उससे वो बाहर निकले। खौफ का साया जो कम हुआ, या वो जगह जहां पर केवल बम धमाकों की आवाज आती थी, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या केवल 370 हटने से ही सब कुछ हुआ, या मोदी जी की जीरो टॉलरेंस से हुआ, या पर्दे के पीछे ऐसी और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही? नहीं, दोनों ही बातें हुई। 370 हटने का एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसका हम आम जिक्र नहीं करते। हाँ, ये तो बात सच है कि भारतीय संविधान की बहुत सारी धाराएं और अनुच्छेद जो वहां लागू नहीं होते थे वो लागू हुए, लेकिन साथ ही साथ एक मानसिक बदलाव आया है जी। यानी जम्मू कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति, हर बाशिंदा समझता था कि मैं स्टेट सब्जेक्ट हूँ, स्पेशल स्टेटस है मेरा, तो अपने आप को कुछ अलग तरीके से देखता था जो दिल्ली मुंबई आता था। और यहाँ वाले लोग भी समझते थे कि ना मालूम ये, तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू इंडियन नेशन वो अब आई है। और चूंकि कश्मीर का आम नौजवान बहुत एस्पिरेंट है, बड़ा आकांक्षी है, आप देखते हैं जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में वहां से कितने सारे बच्चे आते हैं, दूसरे व्यवसायों में, और वो देख रहा है कि पिछले 8-10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से युवाओं के लिए अनेकों नए आयाम खुले हैं, चाहे स्टार्टअप्स की दुनिया है, चाहे और कई विकल्प हैं, वो अपने आप को उससे वंचित नहीं रखना चाहता। ही डजंट वांट टू मिस द बस, और इसलिए वो भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनना भी चाहता, और बनने के लिए अब ये स्थिति अनुकूल बनी है। एक तो ये हुआ। दूसरा, चाहते हुए भी बाहर नहीं आने की स्थिति इसलिए थी कि खौफ का साया रहता था। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चा बाहर निकलेगा, उसको लगता है कि बाहर कभी भी शूट आउट हो सकता है, क्रॉस फायर हो सकता है। तो वो धीरे धीरे वो खौफ जाता रहा, उससे माइंडसेट भी बदला, और उसकी मैनिफेस्टेशन आपको हर स्तर पर देखने को मिल रही है। मतदान इतना बढ़ चढ़ करके हो रहा है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। अब कल ही वहां जैकी श्रॉफ और अनिल देवगन आज भी वहीं है, लाल चौक में शूटिंग कर रहे थे। इस प्रकार से पर्यटकों का आना, तो ये सब इसलिए संभव हुआ है कि ईमानदारी से जो पाकिस्तान की ओर से शरारत हो रही थी उस पर अंकुश प्राप्त करने में मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म का अमल तो किया ही किया, साथ ही साथ बड़े प्रोफेशनल ढंग से और ईमानदारी से वहां पर अमन बहाल करने का भी काम किया गया है। आपने लाल चौक का जिक्र किया और जो पर्यटन की बात की, मुझे लगता है जगदीश आप जरूर ये बात दावे से कह सकते हैं, क्योंकि शायद हर महीने सर की फेवरेट जगह है कश्मीर, जम्मू, और अगर जाते हैं तो लाल चौक जरूर जाते हैं, और वहां पर पर्यटन का बढ़ावा, ये तमाम मुद्दों पर कई बार जेसी शो में आप इसका जिक्र भी कर चुके हैं। तो सर, एक वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत रहनी चाहिए, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने उस बात को आगे बढ़ाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी महसूस होगा कि तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है जी। इंसानियत का भी अमल जी तब पूरी तरह जाहिर होता है जब जमहूरियत का आलम हो। जमहूरियत का की परिभाषा क्या है? यदि मुझसे पूछे तो एक वाक्य में मैं ये कहूंगा कि कोई भी माँ किसी भी घर में क्यों ना हो, बड़ा घर हो कि छोटा घर हो, जब बच्चा जन्म ले तो इस चीज का ख्वाब देख सके, ये साहस कर सके, स्वप्न देखने का कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के बड़े से बड़े औहदे पर जाकर के बैठ सकता है। उस चीज का एहसास, वो जमहूरियत का एहसास मोदी जी के आने के बाद हुआ, जब लोगों ने देखा कि अरे रेलवे स्टेशन से उठकर भी एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने परिश्रम और निष्ठा के बल पर वहां तक पहुंच सकता है। उस चीज का एहसास कश्मीर घाटी में भी, जम्मू कश्मीर में अब हुआ, जबकि मुख्य धारा के साथ उसका जोड़ने का काम हुआ। तो जमहूरियत भी, और सही माने में देखा जाए तो जमहूरियत का अमल तो अब आया है, क्योंकि वहां पर जिला परिषदें नहीं थी। मुझे लगता है कभी कोई विश्लेषक, कोई पत्रकार, कोई इतिहासकार इस बात का भी उत्तर ढूंढेगा कि 70 वर्ष तक देश भर में जिला परिषदें
कायम थी, लेकिन यहां पर जिला परिषदों की स्थापना नहीं की गई। और ये वो राजनीतिक दल थे वहां सत्ता में जो सदा ऑटोनॉमी की बात किया करते थे, सेल्फ रूल की बात किया करते थे। यानी सेल्फ रूल का अर्थ क्या है? मैं समझता हूं कि सेल्फ रूल तो वो रूल है जो धरती से जन्मा हो। जो धरती से ही ना जन्मा हो, जो ग्रास रूट से ही ना जन्मा हो, तो वो क्या स्वराज्य है? इसका मतलब सेल्फ रूल ऑफ द फैमिली, मेरे और मेरे बच्चों का सेल्फ रूल। तो सेल्फ रूल की बात करते थे, लेकिन स्थानीय इकाइयों को स्थापित नहीं करते थे। इसी प्रकार पंचायतों के लिए, लोकल बॉडीज के लिए 73 और 74 जो संशोधन है संविधान का, और याद रखिएगा वो राजीव गांधी जी के समय में आया था, कांग्रेस सरकार ने लाया था, जिसके तहत स्थानीय इकाइयों को स्वायत्तता मिली, आर्थिक स्वतंत्रता मिली। जो केंद्र से राशि आती थी सीधी उन तक जाती थी। जम्मू कश्मीर में उसको नहीं लागू किया गया। यानी जमहूरियत क्या है उसका एहसास भी मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, जो मल्टी टियर सिस्टम जो था। तो जमहूरियत भी अब आई, इंसानियत का अमल भी अब आया। और जैसा आपने कहा कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, तो कश्मीरियत तो नामुकम्मल है जब तक वहां कश्मीरी पंडित ना हो जी। क्योंकि कश्मीर जाना जाता था उस मजमूई तहजीब के लिए जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से, अभी स्वामी जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि बड़े बड़े मुनि ऋषि कश्मीर घाटी में हुए हैं। बिल्कुल। तो जब आपने एक पूरे का पूरा समुदाय वहां से बाहर निकाल दिया, तो क्या आप उसको उस संस्कृति की परिभाषा दे सकते हैं जिसके लिए वो जानी जाती थी? तो उसको बहाल करने का कार्य भी अभी हुआ है, और ये सब पिछले 8-10 वर्षों में आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें कही। एक बात थी, सबको पता है, चाहे 370 से पहले या 370 के बाद, केंद्र सरकार और कश्मीरियों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट। अब क्योंकि आप वहां अक्सर जाते हैं तो आपको वो ट्रस्ट डेफिसिट के बीच का गैप कम होता लगता है। और दूसरा, जो कश्मीरी पंडित हैं जो सालों वर्षों पहले जा चुके हैं, क्या उनको सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन है कि आप वापस आइए, रहिए? ये सरकार की तरफ से तो है ही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जब हमारी सरकारें नहीं थी, न केंद्र में न प्रदेश में, तब भी भारतीय जनता पार्टी इस विस्थापित समुदाय के साथ खड़ी थी। सन 1990 में जब इनका विस्थापन हुआ है, तो उस समय जहां जहां भी थोड़ी बहुत हमारी सरकार थी, चाहे गठबंधन में थी, चाहे वैसी थी महाराष्ट्र इत्यादि में, भारतीय जनता पार्टी की पहल और इनिशिएटिव से वहां पर इनके बच्चों के लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण इत्यादि की व्यवस्था की गई। और उस समय भी इन विस्थापित समाज को संभालने के लिए उनको कैंपों में रखने का कार्य हमारे ही कार्यकर्ताओं ने किया। बल्कि कांग्रेस की ओर से तो कुछ ऐसी ऐसी आवाजें भी आ रही थी कि साहब ये तो जानबूझ करके निकले हैं, ये जमीनें लेंगे। और एक प्रकार की एक गोष्ठी थी, मुझे याद है उस जमाने जब स्थापन का बहुत ज्यादा जोर था, तो एक प्रकार की इस गोष्ठी में किसी व्यक्ति ने ये बात कही, तो मैंने उसको कहा कि मोहसिन भोपाली हुआ करते थे बंटवारे के समय, हमारे एक शायर, तो उनका एक शेर है कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना। तो जो व्यक्ति ये कह दे कि कश्मीरी पंडित वहां इसलिए आया कि उसको नोएडा में मकान खरीदना है या उसको उसके एवज में मिल जाएगा, इसका मतलब है उस व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की कि उसका घर जब स्वयं का आतिशे नजर हो या उसको आग लग जाए तो क्या दृश्य होता है। तो इस प्रकार से गैर संवेदनशील टिप्पणियां भी हुई। ये समुदाय उस समय भी, हालांकि हमारे पास केंद्र में सत्ता नहीं थी, वहां नहीं थी, दूर दूर तक कभी कल्पना नहीं थी कि हमारी सरकार बनेगी, फिर भी तमाम जोखिम उठा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं स्वयं जो जब पहली बार ये कश्मीरी पंडित समुदाय वहां से कूच करके आया दिल्ली, नोएडा, जम्मू में अधिकतर, तो पहली जो ग्रीष्म ऋतु थी, जून का महीना 1990 का, सैकड़ों दर्जनों की संख्या में इस समुदाय में हीट स्ट्रोक्स होती थी। तो हम तब युवा कार्यकर्ता थे, हम स्वयं उठा करके इनको बर्फ की स्लैब्स पे रखा करते थे। जी। यानी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और इसी संगठन का कार्यकर्ता समर्पित था, और आज भी है। और मोदी जी के आने के बाद बड़ी ईमानदारी के साथ इनकी पुनः वहां पर बसने का भी। तो आप ये मानते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट में मतलब बढ़ोतरी है? निश्चय, ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए था कि बहुत ज्यादा डबल स्पीक थी जी। जो तब की सरकारें और सत्ताधार पार्टियां कहती थी, वो उस बात दे डिडंट एक्चुअली मीन इट, और ये बात भी अब एक्सपोज हो चुकी थी। यानी जो सुनते थे वो भी जानते थे कि ये जो कह रहे हैं असल में ये दे डोंट मीन इट। तो इस प्रकार का जब माहौल हो तो ट्रस्ट डेफिसिट होना स्वाभाविक था। बारामूला जैसे आतंकवादी गढ़ में चुनाव हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है, और जमहूरियत की बात जब हम करते हैं कि इतना बढ़ चढ़कर लोग चुनाव कर रहे हैं, तो एक सवाल बनता है
कि जब ये सब कुछ ठीक है, 370 के बाद ट्रस्ट भी बढ़ा है, सब है, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निश्चय क्यों नहीं किया? नहीं, दो बातें हैं। पहली बात तो जैसे बारामूला में आपने कहा कि इतना बढ़ करके मतदान हुआ है, वो इस बात की भी निशानदेही करता है। जैसे कल ही मेरा एक शायद किसी गोष्ठी में मैंने कहा था कि जो राइजिंग वोटर टर्नआउट इज इंडिकेटिव ऑफ डिक्लाइनिंग डायनेस्टी पॉलिटिक्स, कि पहले एक दो परिवारों तक ही सीमित था और वो परिवार भी चाहते थे कि सीमित मतदान हो, और हम बार बार चुन करके आते रहे पुष्ट दर पुष्ट। तो एक तो उस चीज का द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दैट ट्रेंड। दूसरा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, देखिए जो भी निर्णय किया जाता है हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरे कंसेंसस के साथ, समन्वय के साथ, जो राष्ट्र हित में होता है, जो पार्टी हित में होता है, उसको लेकर के किया जाता है। ये कोई वंशवाद पर आधारित पार्टी नहीं है कि कोई निर्णय रसोई घर में हो जाता है या डाइनिंग टेबल पे हो जाता है या टिकटें बांट दी जाती है कि मैंने अगर आप बेटे के खास हो तो उसने टिकट दे दी, माँ के खास हो तो उसने टिकट दे दी। यहाँ पर जो भी निर्णय होता है कि चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, कहाँ लड़ना, किससे लड़वाना, किसके साथ समझौता करके, ये एक व्यापक हित को देख करके होता है, जो धीरे धीरे फिर उसका क्या लाभ हुआ वो धीरे धीरे सबको समझ में आता है। ये सवाल इसलिए निकलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हम जब भी जो काम करते हैं, सरकारें जब भी जो काम करती है, उसके बाद चुनाव होता है तो रेफरेंडम का चुनाव होता है। तो अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का लड़ा होता तो रिजल्ट निकल कर आता, रेफरेंडम पे चुनाव होता, तो कहीं ये तो नहीं था कि रेफरेंडम में कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक नैरेटिव बनाने की बात है। रेफरेंडम अगर ऐसी बात है तो अगर 59-60% मतदान हो रहा है, यही सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन किसके समर्थन में, भाजपा किसके समर्थन में है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों के समर्थन में है, लोकतंत्र की बहाली के समर्थन में है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड जी। ये वो दल नहीं है कि जो दांव पेच करके मैनिपुलेशन करके हर जगह अपने आप को, अपने निजी स्वार्थ को आगे करेगा। पर फिर राज तो वही उमर अब्दुल्ला जीत के आएंगे और वही राज करेंगे और फिर वही पुरानी चीजें दोहराएंगे। ये तो बड़ी काल्पनिक बात है ना कि वही आएंगे और वही जीतेंगे। वो तो समय क्या होगा उस समय देखा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब इनकी सरकारें थी तब ना अभियान होते थे, यही लोग जनसभाएं नहीं कर पाते थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि जो पिछले चुनाव हुए कितनी बार इन्होंने जनसभा की, कितनी बार इन्होंने रोड शो की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि ये खुलेआम जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सारा दिन अभियान कर रहे हैं। इसकी सहूलत भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रदान की है। ये स्वयं अपने लिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं रच सके। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 370 हटाने के बाद खुश होती खुद भारतीय जनता पार्टी तो घाटी में चुनाव लड़ती। ये तो उनका कहना है ना जी, ये हमारा कहना नहीं है जी। और हम वो तो नहीं कर रहे जो वो कहते हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो हमें लगता है कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में। बल्कि मैं तो, और मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करता, लेकिन इतनी बात कहना पर्याप्त है कि जब इनकी सरकारें थी तब ये रोड शो नहीं कर पाते थे, इतना दहशत का। तब ये 8-10% से आज मोदी जी की सरकार है कि खुल के निकल रहे हैं। उसी प्रकार से अभियान हो रहा है जैसे देश के बाकी हिस्सों में, बाकी राज्यों में। अच्छा, दहशत की बात तो ये है कि पता नहीं पाकिस्तान से क्या प्यार है या दहशत है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, बातचीत के बिना कुछ होगा नहीं। तो अभी पाकिस्तान प्रेम अभी भी है। वास्तव में जिस प्रकार से मोदी जी ने कई बार कहा भी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ एक दलों को ये सूट करती है और ये जो कश्मीर केंद्रित स्थानीय पार्टियां हैं इनमें आपस में होड़ रही, जैसे मैं कई बार कहता था कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म। कौन ज्यादा बढ़ चढ़ करके देश विरोधी बात करेगा, कौन जितना बढ़ चढ़ के केंद्र विरोधी बात करेगा, कौन कितना बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान समर्थन की बात करेगा। तो इन्हें लगता था कि शायद जो एक समुदाय विशेष जो इनका वोट बैंक है वो ज्यादा मुतासिर होगा, ज्यादा प्रभावित होगा। तो ये तुष्टीकरण यहाँ निश्चय, और ये धीरे धीरे अब जो माहौल बदला है, ये तुष्टीकरण का वातावरण भी जाता रहेगा। क्योंकि जब आम आदमी निकल करके बाहर आएगा, जिस प्रकार से इस चुनाव में देखा जा रहा है, भले ही वो मतदाता हैं, भले ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं जी। सर, राजौरी में भी 25 तारीख को चुनाव होना है और महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि सरकारी तंत्र है और वोटर्स के साथ मजाक हो रहा है और चीजें लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रही है। अब मैंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से मैं गुरेज करता हूं, लेकिन जब ये स्वयं विधायक भी बनी, जब ये स्वयं सांसद भी रही, तो मात्र 8% मतदान होता था
यानी मत डालने वाले भी बाहर निकलने से डरते थे और ये अभियान में जाने से भी डरते थे। आज ये इतनी खुल के बात कर सकती हैं, इतनी बुलंदी के साथ। तो मुझे लगता है इन्हें स्वयं मंथन करना चाहिए। ये बात, इतनी बड़ी बात कहने की आजादी, साहस भी इनको अब महसूस हुआ इस प्रकार का अभियान करने का। और जिस प्रकार से राजौरी में अभियान चल रहा है, आपने तो स्वयं देखा है कि हर पार्टी, यानी पार्टियों के बीच में स्पर्धा है। आज एक दल बड़ी सभा करता है तो दूसरा दल कोशिश करता है कि उससे भी बड़ी सभा करे, उसमें ये भी स्वयं शामिल है। तो ये जो व्यवस्था आज इनको मिली है, जो वातावरण, ये भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। सर, गुलाम नबी आजाद एक्टिव से इनएक्टिव मोड में गए तो क्या, अब क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल यह है कि बार बार ये बात उठती है कि जब जमहूरियत है तो अगले चुनाव कब होंगे, विधानसभा के चुनाव कब होंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, तो इसको आप कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं एक से ज्यादा बार। गृह मंत्री जी ने भी कहा, बल्कि संसद में भी कहा कि जल्द ही राज्य के विधानसभा के भी चुनाव होंगे, राज्य का दर्जा भी बहाल होगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की बात कह देने के बाद मेरे लिए कुछ कहने की ना आवश्यकता है ना औचित है। बिल्कुल सर, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे, हम चुनाव भी करवाएंगे और साथ में हम 370 को हटा भी देंगे। दो बातें हैं जी। पहले तो वो आएंगे ही नहीं, तो जब आपको मालूम है कि आप नहीं आना है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको परखा नहीं जाएगा। जब आने की संभावना हो तो फिर आप सोच के कहते हैं कि अगर ना कर पाए तो क्या होगा, जब मालूम है कि करना ही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी से ये पूछा जाए कि जो इन्होंने स्वयं कहते रहे क्या इन्होंने पूरा किया, जो इनका पिछला रिकॉर्ड है। यही लोग हैं जिन्होंने 370 के बारे में कहा था ये अस्थायी है, इन्हीं के दादा परदादा रहे। बल्कि जब 370 को लेकर के बीच में जब चर्चा चल रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू से ये कहा कि क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि हम इसके ऊपर पुनः विचार करें। तो पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा था कि डॉक्टर साहब आप चिंता न करिए, ये धीरे धीरे ये घिसते घिसते घिस जाएगी। यानी इस अनुच्छेद को, धारा को उन्होंने कहा था कि ये दफा धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और ये वर्नैकुलर, ये वर्बैटम शब्द पंडित नेहरू के थे कि ये अस्थायी है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो अनुच्छेद अस्थायी था, जिसको कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी कबूला, इनके परदादा दादा ने कबूला, उसको ये स्वयं अस्थायी निभाने में कामयाब नहीं रहे। वो तो मोदी जी ने साबित किया कि अस्थायी है। उसके बाद अब आज ये क्या, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि साहब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा है, तो इनको भी आपत्ति होती है। अब इनसे पूछिए कि सन 1994, बल्कि मैं आपको तारीख भी याद करवा दूं, क्योंकि ये भूल जाते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया कि ना भूलना है और ना भुलाने देना है, कि हम इनके पाप भी याद करवाते रहेंगे। तो 22 फरवरी 1994 को भारतीय सदन में एक प्रस्ताव लाया गया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके हक में मत दिया और उसमें यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा है आउटस्टैंडिंग, तो ये मात्र के पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो भारत का हिस्सा है और उसको किस प्रकार भारत में पुनः शामिल किया जाए। और उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। लेकिन अब जब हम बात ये कहते हैं तो इनको आपत्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि ये स्वयं अपने वादे निभाने में नाकाम रहे, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार अपना वोट बैंक कह लीजिए या उस समय की जो अनुकूलता है इनके लिहाज से, उसके मुताबिक ये अपना मौके बदलते हैं, अपना स्टैंड बदलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि ना इनके किसी वादे पर यकीन करने लायक, और जो पिछले वादे हैं वो तो ये खुद ही भूल गए। अगला सवाल मेरा एक पत्रकार की तरह नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब उसका जवाब आप लोगों से मिलता है। पीओके वो कब ऐसा होगा कि हम उस पर जश्न मना रहे होंगे और वो भारत का हिस्सा? वो तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कब, क्योंकि मैं आउट ऑफ टर्न बात नहीं करूंगा, वही खबर बन जाएगी। लेकिन ये जैसे कि, लेकिन ये हाँ, अगर होगा तो ये मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है उन्हीं के नेतृत्व में हो पाया है और इसमें तो कोई संदेह नहीं। और ये
हमारी एक स्टैंडिंग पोजीशन भी रही है। जैसे मैंने कहा, ये सर्वसम्मति से पारित किया हुआ प्रस्ताव है, सारी पार्टियों ने इसको कबूल किया था। अब कांग्रेस पार्टी फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति है, चुनाव का मौसम है, इस बात को अपने आप से परे रखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 400 पार की बात है या 370, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 370 में जम्मू कश्मीर का कितना योगदान रहेगा? जम्मू कश्मीर का भरपूर योगदान रहेगा। 100% जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन पर उनके ही सांसद चुन करके आएंगे। और कल बड़ी खूबसूरत बात कही गृह मंत्री जी ने कि 5वें फेज के बाद 310 तो हो ही चुका है और अगले 2 फेजेस में 400 हो जाएगा। ये बात अलग है सर कि राहुल जी अलग नंबर दे रहे हैं, ममता जी अलग, अखिलेश जी अलग, सोनिया जी अलग, प्रियंका जी अलग, वो सब अपने अपने अलग नंबर दे रहे हैं। वो तो क्या है कि वो अपनी अनुकूलता से सभी देंगे और ये तो पिछले चुनाव में भी इसी तरह से करते रहे। लेकिन 4 जून के बाद इन्होंने कहना कि ईवीएम की मशीनें खराब कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए हमारा आंकड़ा गलत हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत सौम्य है, पार्लियामेंट में जब मिलते हैं तो सारी बातों का जवाब आपसे मिलता है, लेकिन उसी सौम्यता के साथ ये जो टफ जो सवाल थे उसका जवाब उन्होंने दिया बेबाक, दो टूक। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। 2 मिनट आपका अतिरिक्त चाहूंगी, साथ ही साथ मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को, हमारे सीबीओ मनोज जिज्ञासी जी को। और आज क्योंकि हमारे कार्यक्रम में वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया, तो मैं चाहूंगी मैं मंत्री जी के हाथों से मिस्टर हाजी कमरुद्दीन, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सर्वोगेन सिस्टम लिमिटेड को भी सम्मानित किया जाए। और जो कैटेगरी है वो है एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशन। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और अब मैं गुजारिश करूंगी मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर जी को भी कि प्लीज आप मंच पर ज्वाइन करें। मैं उमर जी से अनुरोध करूंगी, प्लीज ज्वाइन देम ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच।